स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। हम स्कोप से पहले भी वाकिफ़ हैं, प्रोजेक्ट स्कोप किसको कहते हैं, क्या प्रोजेक्ट स्कोप होता है। आज हम इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट स्कोप को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोजेक्ट स्कोप मोस्टली अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। मसलन अ, जैसे आपके प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, उस पर कितना टाइम लगेगा, कौन से रिसोर्सेज उस पर खर्च होंगे, कौन उसका स्पॉन्सर होगा, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं इस प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर। तो ये चीज़ प्रोजेक्ट स्कोप है। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या चीज़ है? देखिए स्टूडेंट्स, जब हम प्रोजेक्ट के स्कोप को किसी रिटन फॉर्म या डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में लिख लेते हैं तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट बन जाती है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक जस्टिफिकेशंस क्या हैं, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस हैं, और जो डिलीवरेबल्स हैं उसमें उसके बारे में पूरी तफसील के साथ चीज़ों को मेंशन करना है। और इस तरह रिक्वायरमेंट्स क्या हैं प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज जो आप बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट के पार्ट्स हैं उनकी क्या सर्विस रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के अंदर मेंशन की जाती है। इसका पूरा तरीकाकार है, अभी हम आगे चल के उसको देखते हैं किस तरीके से आप इसको बनाएंगे, लिखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन करके देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे कहता है क्या, डॉक्यूमेंट्स यानी प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट जो है ये एक डॉक्यूमेंट है दैट इंक्लूड एट अ मिनिमम। वो कहता है कि थोड़ा सा आप इसमें लिखें, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताना है क्या प्रोजेक्ट है, उसमें आप इन चीज़ों को शामिल करेंगे। इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, आप किस मकसद के लिए इसको बना रहे हैं। और इसी तरह जस्टिफिकेशंस आपने बयान करनी। स्टूडेंट्स से जस्टिफिकेशन ये होता है कि आप जब भी कोई चीज़ बनाने लगेंगे तो उसके बारे में, आप अगर उसको बना रहे हैं, आप वो आपके वर्तेबल है, आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो फिर आपने उसको जस्टिफाई भी करना है कि ये काम हो सकता है तो किस तरीके से हो सकता है। डील डिस्क्रिप्शन है प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल। स्टूडेंट्स, डिलीवरेबल्स के बारे में बात हुई। ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, स्पेशली हम जो प्रोडक्ट्स या उसके मॉड्यूल्स बनाएंगे और वो हम उसको फाइनल करेंगे, और देन आगे ये चीज़ भी शामिल है कि आप अपने कस्टमर को हैंड ओवर भी करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे डिलीवरेबल्स में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने तमाम की, ये सारी जितनी चीज़ें हमने देखी यहाँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ मेंशन करनी है अपने प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट स्टेटमेंट के अंदर आपको मेंशन करनी है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट स्टेटमेंट। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रोजेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको हम देखते हैं ये कैसे ये क्या है। तो ये हमारे सामने है। यहाँ पे वो कहता है कि आवर गोल इज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन 6 मंथ, यानी यहाँ पे उसके टाइम ड्यूरेशन को मेंशन कर दिया गया है कि 6 माह में हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये उसकी ड्यूरेशन है, ये उसका शेड्यूल है, ये पहले से मेंशन हो चुका है इस स्टेटमेंट के अंदर। फॉर नो मोर देन $1,40,000। तो यहाँ पे उसकी ओवरऑल जो कास्ट है, उस पर बजट खर्च होना है, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट के अंदर इसको मेंशन करेंगे। इस तरह द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, आपका जो प्रोजेक्ट, जैसे यहाँ पे जूही फ्लेमिंग का नाम उन्होंने लिखा हुआ है कि ये आपका प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है, तो यहाँ प्रोजेक्ट को जो स्पॉन्स कर रहा है उसका भी नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। हैज एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट paying for itself within 1 year after the intranet site is completed। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है, इंटरनेट बहुत सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज मिलके बना लेती हैं, या इवन विद इन सिंगल कंपनी जो है उसको बना लेती है, नेट को कंप्लीट कर लेती हैं। तो ये जो है वो हमारा इंट्रानेट कहलाता है। इसी तरह तो जब एक कंपनी के अंदर कोई कंपनी अपना इंटरनेट बना रही है, अपने नेट को उसने बनाना है, तो जब वो कंप्लीट होगा नेट, तो उस नेट की कंप्लीशन पे ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये काम करेगा, और इसने काम करना। और ये वो यहाँ पे कहता है कि विद इन द 1 ईयर, कि ये आपको प्रोजेक्ट पेइंग की शक्ल में आपके पास आए फॉर इटसेल्फ, यानी ये खुद ब खुद कमाए, और उस पे जो लागत है वो जो है वो ये खुद भी पूरी करता रहे। तो आफ्टर 1 ईयर जो है
ये वहाँ पे वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो जो स्पॉन्सर है वो इस चीज़ पे फोकस है। और इसी तरह यहाँ पे वो कहता है कि टू मीट दिस फाइनेंशियल गोल द इंटरनेट साइट मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग यूजर इनपुट। तो फिर आप जैसे वो कहता है कि आप 1 साल के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो हमें कमा के दे, तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि जो उस इंटरनेट को स्टूडेंट जिन लोगों ने यूज़ करना है वो काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, यानी उनको यूज़ करने वाले काफ़ी सारे होने चाहिए, और वो जब यूज़ करें तो फाइनेंशियली जो है वो फ़ायदा होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपके जो इन द लॉन्ग रन आपको जो इनपुट और आउटपुट आ रही है वो भी यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर दी गई है। इस तरह वी मस्ट डेवलप अ मेथड फॉर कैप्चरिंग द बेनिफिट व्हाइल द इंटरनेट साइट इज बीइंग डेवलप्ड एंड टेस्टेड। स्टूडेंट्स यहाँ पे डेफिनेटली एक साइट ने इंटरनेट के ऊपर चलना है तो उसको पहले बनाया जाएगा, फिर देन उसको टेस्ट किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे वो कहता है कि वी मस्ट आल्सो डेवलप अ मेथड फॉर कैप्चरिंग द बेनिफिट, यानी आपकी जब साइट अभी बनी नहीं है, वो डेवलप हो रही है, तो हमें उस दौरान हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, उस दौरान हम कैसे अपना फायदा फाइनेंशियली हम अपना फायदा हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी यहाँ स्टेटमेंट के अंदर मेंशन की गई हैं। इसी तरह इफ द प्रोजेक्ट टेक अ लिटिल longer to complete or cost a little more than planned, the firm will still view it as a success if it has good payback। आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर आप आने वाले दौर में कोई रिस्क आ रहा है, जैसे वो कहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो विद इन जो आपने ड्यूरेशन एस्टिमेट की है उससे ज़्यादा टाइम लेता है, और फिर जो आपने प्रोजेक्ट एस्टिमेट किया हुआ है, जो लागत आपने जो एक्सपेंसेस आपने एस्टिमेट किए हुए हैं उससे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो फिर जो कंपनी है जो प्रोजेक्ट बना रही है तो वो इस चीज़ को देखेगी कि ये अगर हमारा टाइम भी ज़्यादा पड़ रहा है और पैसे भी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं तो इससे हमें कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। तो वो सारी इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे देखेगी, और फिर दैन जो है वो उसके ऊपर फर्दर अगर इन्वेस्टमेंट होनी है और टाइम लगना है तो उसके ऊपर लगाएगी। तो यहाँ स्टूडेंट इस स्टेटमेंट से हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हमारे प्रोजेक्ट के कितना टाइम उसके ऊपर लगना है, कितना पैसा खर्च होना है, कौन उसका स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर्स क्या चल रहा है, हमें बेनिफिट कैसे होना है, और किस तरीके से अगर टाइम ज़्यादा लग जाता है और पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं तो किस तरीके से हमने उसको कहाँ देखना है, किस सिनारियो में उसको देखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट की जो स्कोप स्टेटमेंट है उसको आप मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स मजीद इसमें चीज़ें शामिल हैं, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हमारे पास हैं। जैसे वो कहता है कि प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट्स आर आल्सो हेल्पफुल टू डॉक्यूमेंट अदर स्कोप रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यानी स्कोप सिर्फ यही नहीं है, जैसे अभी इस स्टेटमेंट में हमने देखा कि आपका टोटल टाइम कितना लग रहा है, आपका पैसा कितना खर्च हो रहा है, कौन स्पॉन्सर है, वो क्या चाहता है, हमें बेनिफिट कैसे होंगे, इससे मजीद और भी बहुत सारी चीज़ें स्कोप के साथ रिलेटेड हैं। तो आप जो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट लिखेंगे उन चीज़ों को भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो कौन सी और भी चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट स्टेटमेंट में आ सकती हैं। तो यहाँ पे वो कहता है जैसे द प्रोजेक्ट बाउंड्रीज हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं एंड एजम्पशंस हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे बाउंड्रीज का मतलब ये है कि किन किन एरियाज में आपका प्रोजेक्ट काम करेगा, किन किन एरियाज में रहते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो वो एरियाज जो है वो आपको मेंशन, वो बाउंड्रीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इकोनॉमिकली, आपका सोशली, इसी तरह और भी बहुत सारे मैनर्स हैं और भी बहुत सारे एथिक्स हैं जिनके हिसाब से आपको चलना पड़ता है, जिन बाउंड्रीज में आपको रहना पड़ता है। मॉरल के तौर पे आप मॉरलिटी में रहते हुए आपको काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ऐसे रूल्स हैं, एजम्पशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो आप प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट में आप इन चीज़ों को भी ज़रूर मेंशन करें कि किस एरिया में रहते हुए हमने काम करना है, कौन कौन से कानून और जवाबत हम पे लागू हो जाते हैं, कौन से कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं एथिक्स के हवाले से जो हम पे अप्लाई होते हैं, आपने उनके अंदर रहते हुए काम करना है। इस तरह द प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट शुड आल्सो रेफरेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब इस तरह जो आपको प्रोजेक्ट की स्कोप स्टेटमेंट आप मेंशन करेंगे उसमें आपके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे वो कहता है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है। स्टूडेंट्स अगेन स्पेसिफिकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके बारे में पहले से ही आप मेंशन कर देते हैं कि इस चीज़ फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल है आपके पास तो इसका साइज़ क्या होगा, इसकी एलसीडी कितनी होगी, इसका
प्रोसेसर कितना होगा, इसकी मेमोरी कितनी होगी, इसकी स्टोरेज कितनी होगी, ये फ्रंट बैक कैमरा कितने मेगापिक्सल के साथ होगा। ये सारी चीज़ें जब आप पहले से मेंशन कर देते हैं तो ये सारी आपकी स्पेसिफिकेशंस है। इसी तरह स्कोप स्टेटमेंट के अंदर आप प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को भी ज़रूर मेंशन करेंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट अपने प्रोजेक्ट में बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, आपकी डिलीवरेबल है, तो उसके बारे में आप पहले से ही स्पेसिफिकेशंस मेंशन करेंगे, वो आपके पास होनी चाहिए, तो वो भी आपकी प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट में ज़रूर होनी चाहिए। और इससे ये फायदा होता है कि आपकी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप उसको परचेज कर रहे हैं या इवन कहीं आप पॉलिसीज के साथ उसको ले रहे हैं, तो आपकी सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो उसके साथ से ही चलती रहेंगी, उसी के हिसाब से ही वो प्रोड्यूस होंगी, बनेंगी, उन्हीं के साथ रहते हुए आप काम करेंगे। इसी तरह बहुत सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं आल्सो रिगार्ड्स डिटेल फंक्शनल एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशन फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। वही बात आ गई स्टूडेंट्स के, आपकी फंक्शनल और डिजाइन स्पेसिफिकेशन है। स्टूडेंट फंक्शनल को अगर हम देखें तो ये वो काम होते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर ने, आईटी प्रोजेक्ट के जो सॉफ्टवेयर है उसने जो फंक्शन परफॉर्म करने, उसने जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी, उसके जो ऑपरेशन है जो उसने वो परफॉर्म करने, ये उसके फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है। और इस तरह डिजाइन स्पेसिफिकेशन, आप उस सॉफ्टवेयर का मॉडल क्या है, उसको आप किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें बनाई हैं, तो ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर देते हैं। डिजाइन स्पेसिफिकेशन में अगर आप देखें तो जैसे आपके पास यूज केस डायग्राम होता है, सीक्वेंस डायग्राम होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके पास होती हैं, तो वो आप यहाँ पे इसके अंदर जरूर मेंशन करें। तो ये सारी चीजें भी आप प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के अंदर उनको मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स और भी इसमें सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जो चीज़ों को देखेंगे कि प्रोजेक्ट जो स्कोप स्टेटमेंट होते हैं उसके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जैसे वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, सो ऑन, ऐसे बहुत सारे वर्जन्स होते हैं जिनको आप अपने प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करेंगे। और ये वर्जन जो है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ होंगे और ये अपडेट भी होते रहते हैं। जैसे यहाँ मैं आपको भी आप दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने हैं। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट वर्जन 1 है, इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे यहाँ पे वो कहता है कि इफ एडिशनल सर्वर, यहाँ पे स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट है और वो सर्वर्स को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, वो सर्वर्स जो हैं उनके पास हैं, उनको वो अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो उन्हें मजीद सर्वर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, किस तरीके से इस चीज़ को लेके चलना है, यहाँ पे वो चीज़ें ये मेंशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे वो कहता है कि इफ एडिशनल सर्वर्स आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट, यानी आपको अगर प्रोजेक्ट में एडिशनल सर्वर्स की ज़रूरत है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यानी जब आप प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें आप इसको किस तरीके से मेंशन करेंगे। दे मस्ट बी कंपेटिबल विद एग्जिस्टिंग सर्वर। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नए सर्वर खरीदेंगे, नए सर्वर आप बना रहे हैं, तो उसमें आपके पास जो पहले से सर्वर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनके साथ वो कंपैटिबल होने चाहिए। मीन जैसे वो हैं वैसे ही आगे फर्दर आपके जो नए सर्वर आप लेना चाह रहे हैं वो वैसे ही होने चाहिए। मीन फंक्शनैलिटीज के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से और वर्किंग के हिसाब से, आगे सपोर्टिंग मटेरियल के हिसाब से, दूसरी तमाम जो आपकी डिवाइसेस हैं उनके हिसाब से वो सपोर्टेड होने चाहिए। तो ये आपके वो चीजें आपको ये पहले से मेंशन करनी है, आपको पहले से ज़हन में रखनी है और स्कोप स्टेटमेंट के अंदर आपने इन चीजों को मेंशन करना है। फिर जाके आप अपना जो फर्दर आप अपने नए सर्वर खरीदना चाह रहे हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगे। तो ऐसे जैसे यहाँ पे वो कहता है कि इफ इट इज मोर इकोनॉमिकल टू इनहैंस एग्जिस्टिंग सर्वर, यानी अगर आपको ज्यादा पैसे पड़ रहे हैं एग्जिस्टिंग सर्वर को, जो आपके पास सर्वर है उनको आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो फिर देन अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनहांसमेंट मस्ट बी सबमिटेड टू द सीओ, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्टूडेंट्स ये वो बंदा है जो मेजर काम कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, यानी आप जितनी भी इंफॉर्मेशन का काम चल रहा है, आपकी आईटी का काम चल रहा है और कहीं इंफॉर्मेशन हो रही है, स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनके दरमियान इंफॉर्मेशन होनी है, ट्रांसमिशन होनी है, इंफॉर्मेशन उनको सेंड भी की जानी है और रिसीव भी होनी है।
तो ये जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ये इन सर तमाम आपकी चीजों को आवाज ही हैंडल नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। जी, तो ऐसे बंदा जो है वो आपका CIO है और इस बंदे के पास आपको ये इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, भेजनी है और फिर जो है वो जाके वो उसको प्रमोट करेगा। तो इस तरह वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी जो भी प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट बनेगी तो उसमें आपने ये देखना है कि जो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास एग्जिस्टिंग सर्वर्स पड़े हुए हैं और आप जो फर्दर बना रहे हैं अपने सर्वर नए आप खरीदना चाह रहे हैं तो वो उनके साथ कंपेटिबल होने चाहिए। आप ये ना हो कि फंक्शनैलिटीज के हिसाब से वो कुछ और हों और जो आपके पास अवेलेबल है सर्वर्स या आपके पास जो दूसरी हार्डवेयर पड़े हुए हैं उनके साथ कंपेटिबल ना हो। ये चीज आपको लाजमी तौर पे देखनी है। इस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको मस्ट अप्रूव करेगा, यानी जो भी आपने डिमांड की है, नए सर्वर्स की आपने डिमांड की है तो वो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये उसको अप्रूव करेगा। देन आप जो है वो उसके ऊपर काम करें। ये आपकी पहली स्कोप ऑफ स्टेटमेंट है। उसके बाद देन आपने फिर उसमें अपग्रेडेशन आपको करनी पड़ी है, यानी आपको मजीद उसको कुछ और चीजें उसमें आपने लानी है, तो ये दूसरा वर्जन आपके सामने है। तो यहाँ पे सर्वर दिस प्रोजेक्ट विल रिक्वायर परचेजिंग 10 न्यू सर्वर्स टू सपोर्ट। अब ये 10 न्यू सर्वर्स जो सपोर्ट है इसका मतलब ये है कि आप ये चीज आपने पहले वर्जन में मेंशन नहीं की, यहाँ पे दूसरे वर्जन में आपने इसको मेंशन किया है। वहां पे आपने कोई ऐसी तादाद नहीं बताई, यहाँ पे आपने बताई है। तो लिहाजा यहाँ पे आपको मजीद स्पेसिफिकेशन के साथ उसको बता रहे हैं कि ये वेब को सपोर्ट करेंगे, नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे, डेटाबेस को सपोर्ट करेंगे, एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे, प्रिंटिंग फंक्शनैलिटीज को सपोर्ट करेंगे। ये सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। पिछले वर्जन में आपने इस चीज को मेंशन नहीं किया, यहाँ पे नए वर्जन में आपने इन चीजों को मेंशन कर दिया है। तो ये यानी कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी प्रोजेक्ट की स्कोप स्टेटमेंट्स को आप मेंशन करेंगे उसमें उसके वर्जन आ सकते हैं और हर वर्जन जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ हो सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट की स्कोप स्टेटमेंट को मेंशन करते हैं और आपकी जो अपडेटेड प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट है सब वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट के स्कोप को आपने समझना है तो उसके लिए आपके पास अपडेटेड जो है प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट होनी चाहिए। इस तरीके से आप बेहतर तौर पे आगे फर्दर अपने जो हायर अथॉरिटी है उसको भी समझा सकते हैं और आप खुद भी उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसमें स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें फर्दर टॉपिक पे जाने से पहले। जी स्टूडेंट है कोई क्वेश्चन या नेक्स्ट चलूं मैं? आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? जी सर आ रही है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। स्टूडेंट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट है, टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। स्टूडेंट कोई भी आप काम करना चाहेंगे उसके उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए जिसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास इसी चीज़ को हम देखेंगे कि अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू कोऑर्डिनेट ऑल प्रोजेक्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स एंड हेल्प गाइड अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट के जितने भी आप प्लान्स बनाएंगे, जितने भी प्लानिंग होगी प्रोजेक्ट, कोई एक आध प्लान आपके पास नहीं होगा प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे प्लान होंगे। तो ये तमाम जो प्लान्स आपके पास हैं ये इनको मैनेज करना ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कहलाता है। अब यहाँ ये प्लान होते किस लिए? प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना और उसको कंट्रोल करना। एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आप का प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है उसका जो लाइफ साइकिल चलता है, ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन से लेके डिप्लॉयमेंट तक ये पूरा एक लाइफ साइकिल है जो ये चलता है, इसको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का नाम देते हैं।
और इस तरह ये जो लाइफ साइकिल चल रहा है इसको कंट्रोल करना है, इसकी सुपरविजन करनी है, चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं वो टाइमली देनी है, काम को देखना है, कहीं एरर आ रहे हैं, कहीं मसाइल आ रहे हैं, उनको हल करना है, ये सारी कंट्रोल है। तो इस प्लान के अंदर आप प्रोजेक्ट को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये चीज़ें आपने इस प्लान में मेंशन कर देनी है। तो यहाँ उन्होंने मजीद इसको कहा है कि प्लान्स क्रिएट इन द अदर नॉलेज एरियाज आर कंसिडर्ड सब्सिडियरी पार्ट्स ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। स्टूडेंट्स, नॉलेज एरिया, इसमें आप किसी भी चीज के बारे में आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा किसी एरिया में किसी फील्ड में काम कर रहा है, तो उसके पास जो काबिलियत है और उसकी जो स्किल्स है आप उसको मेंशन कर लें तो ये एक नॉलेज एरिया बन जाता है। अब यहां उन्होंने बात की है कि सब्सिडियरी के मतलब ये है कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट के पार्ट्स हैं, आपके प्रोजेक्ट डेफिनेटली पार्ट्स में बनाया जाता है और उसको आपने क्रिएट करना होता है। तो आपने कोई प्लान बनाया हुआ और उसके आगे फर्दर कोई पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स के बारे में आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, आपने जितनी भी उसके बारे में आपने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हैं और जिन जिन लोगों ने उन पे काम करना है उनके बारे में आपने सारी तफसील मेंशन की है, प्रोजेक्ट टीम मेंशन की हुई है, प्लान मेंशन किया हुआ, मेथोडोलॉजी मेंशन की, ये सारा नॉलेज एरिया है। तो आप ये सारा का सारा नॉलेज एरिया आप इस प्लान के अंदर मेंशन कर देंगे। इस तरह प्रोजेक्ट प्लान आल्सो डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट प्लान assumptions एंड डिसीजंस रिगार्डिंग चॉइसेस। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस चीज को भी समझना इंपॉर्टेंट है। assumptions मोस्टली हम ये कहते हैं आपके जो रूल्स होते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो रूल्स हैं, उनको हम assumption का नाम देते हैं। और इस तरह डिसीजन जो फैसले किए जाते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, और स्पेशली यहाँ पे हम देखेंगे चॉइस के हवाले से, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग स्टेक होल्डर्स, इनके हवाले से, और कंटेंट्स के हवाले से, एक्सटेंट्स के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से, इन तमाम रिव्यूज के हवाले से, ये सारे जितने भी फैसले होने हैं और जो भी रूल्स इनके लिए आपने अप्लाई करने हैं, वो सारे के सारे आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर मेंशन करने हैं। डेफिनेटली आपने काम किया, किस तरीके से किया, आपने उसमें से किस चीज को बेहतर चॉइस रखी आपने, वो आपने मेंशन करना है। इस तरह मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन होनी है, वो कम्युनिकेशन कैसे करनी है, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है, उनको मेंशन करना है। इस तरह आपने कंटेंट्स को मेंशन करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंटेंट्स जो है वो आप प्रोजेक्ट के हवाले से जितनी भी सारी आपके पास डॉक्यूमेंट डाटा है, ये सारे कंटेंट्स हैं। इस तरह एक्सटेंट्स हैं और टाइमिंग मैनेजमेंट है, रिव्यूज के हवाले से स्पेशली ये सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। स्टूडेंट्स, रिव्यूज ये होते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को जब डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो ये आपके रिव्यूज होते हैं। और इसी तरह आपने बेस लाइन आपने मेंशन करनी है प्रोग्रेसिव मेजरमेंट के लिए और प्रोजेक्ट की कंट्रोल के लिए। स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रोग्रेसिव मेजरमेंट ये चीज है कि आपका जो काम हो रहा है, आपका काम जो चल रहा है, आप वो प्रोग्रेसिवली आप उसको देख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एक मॉड्यूल डेवलप किया तो उसको आपने देखा कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी फंक्शनैलिटीज किस हद तक ठीक है। तो जब ये चीज आप इसको देख रहे हैं, इसको आप पैमाने में लेके आ रहे हैं, तो ये चीज आपकी बेस आपकी प्रोग्रेसिव मेजरमेंट है और इसके लिए आपको बेस लाइन प्रोवाइड करनी है। इस तरह प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं आप, वो किस हद तक आप उसको प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, ये चीजें आपको इन बेस लाइंस के अंदर आपको मेंशन करनी है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपका प्रोजेक्ट चलता रहेगा तो ये मेजरमेंट, प्रोग्रेसिव मेजरमेंट और प्रोजेक्ट की जो कंट्रोल है, इसके लिए आपको बेस लाइन प्रोवाइड करनी है, आपको एक मेथड प्रोवाइड करना है, आपको तरीकाकार प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर रहते हुए आप अपने प्रोजेक्ट की मेजरमेंट करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर शुड बी डायनेमिक, फ्लेक्सिबल एंड सब्जेक्ट टू चेंज। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट प्लान है ये आपका डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के आपकी कमी बेशी हो सकती है। एक होता है स्टैटिक, जिसमें आपका वो फिक्स्ड हो जाता है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। जैसे आपकी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन आपने शायद पढ़ी हो, आप अपनी रैम में कुछ जगह रिजर्व कर लेते हैं, तो वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं हो रही, तो ये स्टैटिक। इस तरह डायनेमिक भी मेमोरी एलोकेशन होती है, जैसे आप उसको कम या ज्यादा कर लें, बढ़ा लें, कम कर लें, तो ये चीज वो डायनेमिक हो। बहरहाल वो ये कहना चाहता है कि आप जो प्लान बना रहे हैं वो डायनेमिक होना चाहिए। मीन आपको बाद में अगर कोई चेंजिंग
या कमी बेशी करनी पड़े तो आप वहां पे कर सके। इस तरह फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक दफा वो बन गया प्लान तो दोबारा उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आप उसमें कर सकें। एंड सब्जेक्ट टू चेंज व्हेन एनवायरनमेंट आर प्रोजेक्ट चेंज। और यहाँ पे वो बात कहता है कि जब आपको किसी अपने प्रोजेक्ट में कहीं चेंजिंग करनी है, आपको कहीं आपको उसमें तब्दीली लेके आनी है, तो आप वो ला सकें। इन्वायरमेंट के हवाले से या प्रोजेक्ट के हवाले से आपको कहीं चेंज करनी है तो वो आप उसको कर सकें। तो ये सारी चीजें जो है आप अपने प्रोजेक्ट प्लान के अंदर इसको मेंशन करेंगे, और ये जब आप इनको बकायदा मैनेज करके इसको कर देंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें कंटेंट्स क्या होने चाहिए, ये हमारे पास डिटेल है, हम इन चीजों को देखते हैं कि ये क्या चीजें, यानी आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में किन चीजों को आप ज्यादा फोकस रखेंगे, किन चीजों को उसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें, द प्रोजेक्ट नेम है, वेरी सिंपल, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम जरूर तौर पे मेंशन करेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिक नेम जो है वो आप रखें अपने का, दूसरे किसी प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ होना चाहिए, और किसी कंफ्यूजन से आपने बचना है अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स, एक कंपनी में एक ही प्रोजेक्ट डिवेल्प नहीं होता, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिवेल्प होते हैं और उनके नेम भी डिफरेंट होने चाहिए, और आप कंफ्यूजन से आप इसे बच सकें। इस तरह नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रोजेक्ट एंड द नीड इट एड्रेस। स्टूडेंट्स, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में तफसील से मेंशन करें और कौन किन चीजों की उसको जरूरत है, वो चीज आपको क्लियरली आपको मेंशन करनी है। यानी यहाँ पे वो कहता है कि क्लियरली आउटलाइन द गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट की जो आउटलाइंस है उनको क्लियरली मेंशन करें, एंड रीजंस ऑफ द प्रोजेक्ट, और आप अपने प्रोजेक्ट के रीजंस को क्लियरली मेंशन करें, ताकि आप किस मकसद के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं और किन वजूहात पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये चीजें आपको मेंशन करनी है, लाजमी तौर पे आपको मेंशन करनी है। इसी तरह स्टूडेंट्स, द स्पॉन्सर्स नेम है। स्टूडेंट्स, स्पॉन्सर्स वो बंदा होता है जिसने जो आपको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, कहीं से भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी से आपको आ रहा है, गवर्नमेंट किसी सेक्टर से आ रहा है, आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा है, कहीं से भी वो है, आपको स्पॉन्सर कर रहा है, फंडिंग दे रहा है, आपको बजट दे रहा है, जिसकी बेस पे आपका प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, तो आपने उस बंदे का नाम भी क्लियरली मेंशन करना है, आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने पीछे स्कोप स्टेटमेंट में देखा, जैसे लुई जो एक नाम रखा हुआ था बंदे का, तो वो ऐसे आपने उस बंदे का नाम भी जरूर तौर पे मेंशन करना है। इस तरह द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड की टीम मेंबर। स्टूडेंट्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजर ये वो बंदा होता है जिसकी सुपरविजन में प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा होता है और प्रोजेक्ट बन रहा होता है, तो आपने उसका नाम भी मेंशन करना है। और इसी तरह जो आपने टीम चूज की है प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, आपने उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है। फिर जाके जो है इससे ये फायदा होता है कि आप जो प्रोजेक्ट मैनेजर आपने अपॉइंट किया हुआ है, उसको पता होगा कि मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और आपको पता होगा कि हमने किस बंदे से प्रोजेक्ट के हवाले से बात करनी है, पूछना है। तो ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। इस तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप हमारे पास डिलीवरेबल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने किन चीजों को बनाना है, आपकी प्रोडक्ट्स क्या होनी है, आपने किन चीजों को बनाना है, ये चीजें भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। फिर जाके जो है आप अपने प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं और उसको लेके चल सकते हैं। तो स्टूडेंट, उसके बाद अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस मटेरियल। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस मटेरियल। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है उनकी एक हिस्ट्री होती है, प्रोसीडर, उनको जब आप उन पे काम कर रहे होते हैं तो उनकी एक हिस्ट्री होती है, उस हिस्ट्री के हिसाब से वो चल रहे होते हैं, उनका एक पूरा प्रोसीजर चल रहा होता है। तो फिर आपके पास जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जिन लोगों से आपने मीटिंग की है प्रोजेक्ट के हवाले से, जो आपको आपके स्टेक होल्डर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को जानते हैं, इस हिस्ट्री को जानते हैं, तो इन तमाम के बारे में आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, आपको उनका हवाला अपने पास रखना है। तो ये चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनका आप स्पेशली जब हम देखते हैं सेक्शन कोई भी आपका चल रहा है और किसी प्लान के साथ उसका तल्लक है और प्लान के हिसाब से आपने कोई प्रोड्यूस किया है किसी भी चीज को, तो आपके पास वो सारी तफसील, जिसको हम नॉलेज एरिया का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी एक बात की, कोई बंदा काम कर रहा है जिसको आपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट पे लगाया हुआ है, तो उसके बारे में पूरी तफसील आपके पास होनी चाहिए। तो फिर ये चीज है आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करनी पड़ेगी, यानी कहाँ कहाँ से कौन कौन से बंदे
आपके पास अवेलेबल है, किन किन स्किल्स के साथ अवेलेबल है, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। तो ये आपको यहाँ पे जैसे वो कहता है कि द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान शुड रेफरेंस एंड समराइज इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्कोप मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोक्योर मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो वो कहता है कि आपको इन तमाम चीज़ों का आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए, इनमें आपके पास समरी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वो कहता है स्कोप को कैसे मैनेज किया है, उसको जो आपने मैनेज किया हुआ है उसकी सारी रेफरेंस, उसका हवाला, उसकी समरी आपके पास होनी चाहिए। इस तरह आपने जो शेड्यूल को एस्टिमेट किया हुआ है वो आपके पास होना चाहिए, जो कॉस्ट को आपने मैनेज किया हुआ है वो आपके पास होना चाहिए, क्वालिटी को आपने मैनेज किया हुआ है वो रेफरेंस, वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से वो मटेरियल आपके पास होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मटेरियल आपके पास होना चाहिए। इस तरह कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, आपने स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है की है, वो सारी आपके पास होनी चाहिए। रिस्क जो आपके पास आने वाले प्रॉब्लम्स है उसको किस तरीके से आपने मैनेज किया वो होना चाहिए। प्रोक्यूरमेंट, स्टूडेंट्स प्रोक्यूरमेंट का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ ले रहे हैं, आपने कोई चीज़ कहाँ से लेनी, जैसे आउट सोर्सिंग होती है, आपके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं बाहर से वो सोर्स लेंगे, तो उसको किस तरीके से लेना है वो चीज़ें यहाँ पे आपके पास ये सारी मैनेजमेंट, ये सारे प्लान्स वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जब भी आप अपने प्रोजेक्ट का प्लान तैयार कर रहे हो। इस तरह स्टूडेंट लास्ट पे हमारे पास लिस्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द एन एक्रोनिम ऑफ इफ एनी। तो अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एक्रोनिम्स हैं, वो आपके पास अवेलेबल हैं तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, वहाँ पे आपको लाजमी तौर पे अपने डॉक्यूमेंट्स की प्लान के अंदर शामिल करनी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज के इस लेक्चर में हमने दो चीज़ों पे बात की, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में हम प्रोजेक्ट के स्कोप के हवाले से, उसकी फंक्शनैलिटीज़ के हवाले से स्पेशली हम देखते हैं, इसके अलावा कॉस्ट, टाइम, रिसोर्स के हवाले से भी देखते हैं, और वो आप अपने बाकायदा रिटर्न फॉर्म में उसको आप लिख लेते हैं। और इस तरह प्रोजेक्ट प्लान जो है ये भी है, इसके अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे हमने देखा कि प्रोजेक्ट का नाम, डेवलपिंग टीम मैनेजर्स के नाम, और इस तरह स्पॉन्सर्स के नाम, यूनिक नेम्स प्रोजेक्ट के, ये सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पे उसमें मेंशन कर देते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। जी स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। जी सर। जी कोई क्वेश्चन है आपको? स्टूडेंट्स आप एक काम करें, मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास नोटबुक और पेंसिल होनी चाहिए। आप दौराने लेक्चर जो है वो उसको लिख लिया करें इन पॉइंट्स को, और जब लेक्चर एंड होता है तो उसके बाद आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन किया करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्कशन के काबिल होती हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन करते नहीं, या तो बिल्कुल आपको लेक्चर की समझ नहीं आती या बिल्कुल ही समझ आ जाती। तो ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं हो सकती। आप ज़रूर क्वेश्चन किया करें, पूछा करें। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बातें होती हैं। सेम वर्डिंग होती है, सेम लफ्ज़ होते हैं, बार बार हमारे सामने आ रहे होते हैं। हाँ, उनकी कुछ शेप चेंज होती है, उनकी फंक्शनैलिटीज़ चेंज हो जाती हैं। इस हवाले से ज़रूर आप क्वेश्चन किया करें। ठीक है सर। फिलहाल वो मैम मरीम का लेक्चर आ गया है, उनका लिंक भी आ गया है। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।